जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12th है और आप सबके लिए हिस्ट्री से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप सेट 1 से लेके 10 तक का वीडियो देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए प्लस आपके नॉलेज के लिए बेस्ट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप सेट 3 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको PDF, क्यूज, टेस्ट वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही होता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको आर्ट्स का ऑल PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या करना है, एक बार इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया चार्ज लगेंगे। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तब तक आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करें। यस या नो आप सब फटाफट कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और हम पहले वाले वीडियो में बता दिए थे सेट 1 में कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप जाके सेट 1 जरूर देख लीजिएगा। हम यही बार बार बोलते हैं और हर सेट में हम बोलते जाएंगे, क्योंकि सेट 1 में हम अच्छी तरह से आपको हम समझाए हुए हैं। चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर में क्या कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेके अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखा है, अकबर। तो अकबर को खोजिए। यहाँ पर अकबर है तो बाबर तो होगा नहीं, जहांगीर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, अकबरनामा होगा। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है और ये 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपके सामने सेकेंड और प्रश्न में देखते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी। तो वो कौन सा सम्राट थे, जो कि जैसे मान लीजिए हम रास्ते में शिकार करने गए तो उस रास्ते में कोई जंगली जानवर में मिल सकता है, गांव वगैरह सब चीज़ मिल सकता है, वहाँ पर भू राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त मिली थी। वो किसी न किसी साम्राज्य को मिलते। कौन सा, अकबर था या जहांगीर था या शाहजहां था या हुमायूं था, आपको कमेंट करके बताना है वो कौन था। तो वो जो आप थे मेरे दोस्त, वो अकबर थे। कौन थे, अकबर थे। भू राजस्व व्यवस्था में जो ज़्यादा फेमस है वो अकबर ही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू का जो सेवन किया था वो सर्वप्रथम किसी मुगल सम्राट ने किया था। वो कौन था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। आप कमेंट करके बताइएगा 3 नंबर का राइट आंसर कौन होगा। तो आपका जो सबसे पहले मुगल सम्राट जो था वो अकबर था। और वहीं पर प्रश्न दूसरा पलट दिया जाता है कि तंबाकू का प्रतिरोध सर्वप्रथम, मतलब कि प्रतिरोध किसने किया था, विरोध कर सकते हैं, वो किसने किया था। तो वो जो थे मेरे दोस्त जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर। और सबसे पहले जो सेवन किए थे वो अकबर थे और प्रतिरोध जो लगाए थे वो जहांगीर थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो आर्य की सभ्यता जो होती है वो आपको वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक बात याद रखिएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो वैदिक सभ्यता देख रहे हैं ना, उसी टाइम आपको लोहा का भी खोज हुआ था। किस चीज़ का, लोहा का खोज जो हुआ था आपको वैदिक सभ्यता में ही हुआ था। और बात करिए जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश का जो कारण था, उसमें जैसे अस्त्र शस्त्र जो होते हैं लोहा वगैरह नहीं थे हड़प्पा सभ्यता में, तो इसके कारण भी सोच सकते हैं कि थोड़ा सा विनाश हो सकता है, क्योंकि चांदी की या कुछ लोहा सोना हो गया, उससे अगर लड़ाई करिएगा तो वो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन लोहा का जो तलवार होता है वो जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, तो आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, वैदिक सभ्यता। और इसी सभ्यता में लोहा की भी खोज हुई थी। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में, और 5 नंबर में क्या कर रहा है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। तो सबसे पहले याद रखना है, ये जो बौद्ध धर्म है ना, वो हीनयान महायान
यान संप्रदाय का दो एक इसी का संबंध है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये किसके काल में, मतलब किसके समय में विभाजन हो गया था? तो ये जो थे कनिष्क के काल में समाप्त हो गया था, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कह सकते हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, या चतुर्थ कह सकते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आया है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 6 नंबर प्रश्न में कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ महावीर स्वामी के, यहाँ पर महावीर स्वामी नहीं पूछा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये जो थे आपके महावीर स्वामी जी थे, जो कि आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है 6 नंबर का। और वहीं पर प्रश्न पलट दिया जाता है, बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें, यहाँ पर 24वें दिए हैं, तो 23वें जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। और प्रथम बहुत बार पूछा गया है और रिपीट किया गया प्रश्न है कि प्रथम जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। और 24वें जो थे आपके महावीर स्वामी थे, ये थे 23वें, कौन? पार्श्वनाथ। तो ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा बात मानना चाहते हैं तो चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 4 या 3 होगा, जो कि जिसमें 10 नंबर हम फिक्स कहें कि ये आपको 10 नंबर आएगा तो आएगा। तो जाके जरूर देख लीजिएगा सब्जेक्टिव का वीडियो। किसका? सब्जेक्टिव का। बाकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखिए या नहीं देखिए, लेकिन आप जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार हिस्ट्री चैप्टर 4 सब्जेक्टिव, आ जाएगा वो वीडियो, आप जाके देख लीजिए। बहुत ही अच्छा 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर में कि ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जैसे मान लीजिए कांस्य युग की सभ्यता जैसे था, हड़प्पा सभ्यता में, उसमें भी पूजा पाठ किया जाता है और अभी के समय में भी किया जाता है। तो ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे प्राकृतिक की पूजा करते थे। तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। और 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो वो आपको कमेंट करके बताना है। तो वो जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? 4 होगा। कितने हैं? ये जो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। और चारों भागों का नाम क्या है? तो सबसे पहले याद रखिएगा ब्रह्मचार्य। क्या है? ब्रह्मचार्य। सेकेंड में है गृहस्थ, और थर्ड में जो आपके हैं वानप्रस्था, और 4 में है आपका संन्यास। सबसे पहले ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्था, संन्यास, चारों के चारों याद रख लीजिएगा। और चारों के चारों आपको बता भी दिए नाम, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 9 नंबर प्रश्न में कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? किसने विचार व्यक्त किए? तो महात्मा गांधी भी थे, विवेकानंद भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो आपका राइट जो आंसर होगा डी 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें प्रश्न जो 10 नंबर दिया गया है बहुत ही अच्छा है और मेरे जीवन और आपके जीवन के लिए सीख है। क्या गीता में उपदेश दिया गया है? ऐसा उपदेश दिया गया है कि कर्म करो, जैसे हम कर्म कर रहे हैं, यूट्यूब पे अभी काम हम कर रहे हैं, ठीक है। भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, हम कर रहे हैं, आपका पता नहीं, बट हम कर रहे हैं। कर्म तो कर ही रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं और आप सबको पढ़ा रहे हैं। भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन हम भविष्य की चिंता करते हैं। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कर्म फल हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये सभी के सभी सही बोल रहा है। अगर एक तरह से देखिएगा तो रॉन्ग भी है और सही भी है। तो आपका जो राइट आंसर जो होगा आपका डी। देखने का नज़रिया अगर आप चेंज करेंगे तो ये सभी के सभी सही है, अगर देखने का नज़रिया अगर गलत करेंगे तो ये सभी के सभी गलत है। कर्म करो, ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप क्लास 12 का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कर्म करना चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा पढ़ना चाहिए। भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट कैसा आएगा, वो फलना चिन्ह, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे हाथ में है, अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में नहीं है। राइट, सही बोले हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको 1% भी अगर अच्छा लगा हो ना ये बोले हैं जो बात, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सर आपने जो भी बोला है वो बेस्ट बोले हैं और अच्छा बोले हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। तो सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में 5 रुपये देने के लिए कोई नहीं है, ठीक, कोई नहीं ना है, लेकिन उस समय में सुदर्शन झील की मरम्मत कराता है खुद की पैसा से। तो वो कौन हो सकता है? अशोक हो सकता है, या रुद्रदमन हो सकता है, या स्कंदगुप्त, या कनिष्क। तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए 11 नंबर का। तो बिल्कुल मेरे दोस्त आपने रुद्रदमन किए हैं, तो आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए
12 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी वो आपको 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और वहीं पर बात करें कि ये जो अर्थशास्त्र देख रहे हैं इसके रचनाकार कौन है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता है कौटिल्य कह सकते हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये तीनों के तीनों नाम इसके फेमस है, याद रखिएगा। और ये किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय में हुआ था। किसका, ये अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके रचयिता कौन है, तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, देखिए बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप लाइव क्लास कब लेते हैं, कब लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको 8 बजे आके लाइव क्लास होता है। अगर आपको कभी भी लाइव क्लास करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको करना है, तो यूट्यूब पे जाना है, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। अगर आपको हिस्ट्री का देखना है तो हिस्ट्री सर्च कर दीजिएगा, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार हिस्ट्री लाइव, हिस्ट्री पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट आपका हो लाइव लिख दीजिएगा तो आपको लाइव आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न में कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो सिकंदर, फिलिप या सेल्यूकस या इनमें से कोई नहीं है। तो आप फटाफट बताइए 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो सेल्यूकस वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, क्या होगा, सी होगा राइट। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि वास्तविक सुकर्म हुआ है, सुकर्म मतलब कि अच्छा कर्म क्या हुआ, ऐसे कह सकते हैं, जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा आदमी जीत गया, नेता वगैरह है, वो जीत गया, क्या है, उससे प्रजा जो है दुखी है और संपन्न भी नहीं है, तो वो क्या है, वो सुकर्म के लायक नहीं है, वो कुकर्म के लायक। क्या है, यहाँ पर जो सुकर्म देख रहे हैं वो कुकर्म में बदल जाएगा, किस में, कुकर्म में बदल जाएगा। और वहीं पर सुकर्म का अर्थ यह हो कि अच्छा काम करके प्रजा भी सुखी है और संपन्न बहुत अच्छा है। तो उसे वो किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये जो बोले थे कौटिल्य बोले थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। राइट, याद है ना, राइट आपका डी चल गया। अब चलिए आगे देखते हैं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था। सेल्यूकस के पुत्री का जो नाम था हेलन था, याद रखिएगा, इसके पुत्री का नाम क्या था, हेलन। और किस राजा के साथ विवाह किए थे ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस राजा का जो नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या नाम था, सेल्यूकस की पुत्री के नाम था हेलन, और उस हेलन के साथ शादी कौन करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, एक लाइक की मांग रहे हो और कुछ नहीं मांग रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए ये आप पे डिपेंड करता है, बट लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर बनता है। ठीक है, जीवक कहाँ का रहने वाला था, जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था, तक्षशिला का रहने वाला था। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ये भी आपको प्रश्न याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या राजगिरी का था, सॉरी, जीवा कहाँ का रहने वाला था, तो ये राजगिरी का था, ये सॉरी रॉन्ग बोल दिए, डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है। ये जो अशोक की जो लिपि है उसमें कोई ना कोई लिपि का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या नाम था, खरोष्टी लिपि। क्या नाम था, खरोष्टी लिपि। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया, तो वो कौन से, उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त या नागसेन। तो ये आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर प्रश्न को फिर से समझिएगा कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में है, मतलब कि जो अशोक देख रहे हैं वो बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार कर रहा था, बहुत प्रचार कर रहा था, और ये किसी न किसी साधु के आकर क्या करने थे, बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए। तो ये कौन थे, उपगुप्त के समर्थक में बन गए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो अशोक सबसे ज़्यादा जो फेमस है, और ये जो बौद्ध धर्म देखते हैं कहीं भी जाइएगा तो ये क्या कहते हैं, नेपाल में भी जाइएगा तो बौद्ध धर्म मिल जाएगा, और यहाँ पर इस बारे में सुनिए। तो ये देखिएगा ये जो अशोक है ना, इसी के कारण फेमस हुआ था, बौद्ध धर्म के विभाजन में उसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, तो वो देश विदेश सब तरफ चला गया प्रचार। ठीक है, तो वो जो था संघमित्रा, जो सॉरी महेंद्र देख रहे हैं और संघमित्रा देख रहे हैं, वो धर्म प्रचार कहाँ गए थे, सिंघल द्वीप, जैसे श्रीलंका के नाम से भी जाना जाता है। किसका, सिंघल द्वीप या श्रीलंका भी कह सकते हैं। महेंद्र उसके पुत्र का नाम था और संघमित्रा उसकी पुत्री का नाम था, किसके, अशोक के। याद हो गया ना। चलिए
अब देखिएगा 20 नंबर में कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना जो है आपको नेपोलियन से की जाती है, तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आपका बी बिल्कुल ही सही है, ये सही है ना, बिल्कुल। और ये याद रखिएगा जो समुद्रगुप्त है ना की तुलना की गई नेपोलियन से की गई, ऐसे जो समुद्रगुप्त कहीं भी जाता था तो वो पराजित होकर नहीं आता था। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नेपोलियन या समुद्रगुप्त थे, वो कहीं भी आते थे पराजित होकर नहीं आते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिएगा, ठीक है, जो कि सेट 1 में हम आपको अच्छे तरह से समझाए हुए हैं। अगर आपने सेट 1 नहीं देखे तो प्लीज़ 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 आप जाके जरूर देख लीजिएगा। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। देखिए सबसे पहले समझिएगा, अगर अभी के समय में देखिएगा तो गंदा पानी निकलने का जगह नहीं होता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में देखे हुए थे कि जो गंगा पुल है ना, वहाँ पर पुल के ऊपर पानी लगा हुआ है। क्या गजब हाल है, हम देखे हुए थे, कुछ मनीष कश्यप सर जो है उनका वीडियो में देखे हुए थे, ठीक है। तो वो समझ लीजिएगा अलग बात है। और यहाँ पे क्या करें, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था थी, देखने को मिली थी। ये तो था आपके सिंधु घाटी सभ्यता में ही था, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 22 नंबर में क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता कि स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो वो कौन सा जगह है, बलूचिस्तान है या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरपुर है। तो ये आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है। तो 22 नंबर का आप कमेंट करके फटाफट बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो ये भी हड़प्पा से ही था, याद रखिएगा। क्या लिखता है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कहाँ से, हड़प्पा से, ठीक है। चलिए सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का परवान कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का जो परवान मिला है वो कहाँ से मिला है मेरे दोस्त, फटाफट बता दीजिएगा। तो वो जो मिला है लोथल से ही मिला है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता की किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो वो जो था चीन के साथ नहीं था। बाकी मेसोपोटामिया देख रहे हैं, ईरान देख रहे हैं, अफगानिस्तान, इन सब देशों के साथ था, लेकिन चीन जो है इसके साथ क्या था, व्यापारिक संबंध नहीं था। तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी आपकी, वो आपकी थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। कौन कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा के उत्खनन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था, ये भी आप सबको याद होगा। और मोहनजोदड़ो का हुआ था 1922 में हुआ था। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और ये भी एक और प्रश्न बनता है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। ये आप हमें कमेंट करके जरूर अभी बताइएगा, अभी जस्ट बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी। देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो पढ़ी तो नहीं गई, पूरी तरह से नहीं पढ़ा गया, नहीं पढ़ पाए, पढ़ने में असमर्थ रहे, लेकिन उसकी लिपि जरूर होगी। कैसे लिपि थी वो हम बात करते हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या इनमें से कोई नहीं। तो ये दो के दो ऑप्शन गलत है, आपको दो ही ऑप्शन में लगाना है। तो क्या राइट आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए ये जो दाहिना साइड है ना, उस टाइम से लिखाया था, जैसे उर्दू लिखते हैं ना उस तरह होता था। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा ये आपको पता चल ही गया होगा, दाएं से बाएं, राइट। चलिए और हम सब जो लिखते हैं क्या करते हैं, बाएं साइड, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड है उससे हम लिखते हैं और राइट हैंड तक चले जाते हैं, राइट। चलिए अब बताते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी कैसे खत्म हो गया, जैसे इब्राहिम लोदी देख रहे हैं उसके कारण क्या हुआ, ये जो बाबर देख रहे हैं ना, बाबर बहुत शक्तिशाली था एक तरह से समझेगा। तो बाबर 1526 ईस्वी में क्या किया, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई खेला। तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, उसके साथ युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। उसी टाइम से क्या किया, बाबर ने मुगल सम्राट की नींव भी डाली और लोदी वंश का अंत भी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पर क्या करेंगे, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी। तो ऐसा कौन सी थी वो आपको हमें बताना होगा। 28 नंबर का फटाफट बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छे बात है, आप सबका कमेंट जो आ रहा है ए आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में होता, राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो इसमें भी बाबर का ही विजय हुआ था, राइट।
चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है आपको जीमियो से लिया जाता था। तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 31 नंबर पे देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो आपको हम अभी बताए थे कि इब्राहिम लोदी को क्या किया, उसको पराजित कर दिया 1526 ईस्वी में। और उसके बाद क्या किया, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डालना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो मुगल सम्राट अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1556 से लेकर 1560 तक ही चला हुआ था। ठीक है, जिसमें टडरमल भी उसके संरक्षक ही रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये पानीपत का दूसरा लड़ाई भी कर सकते हैं, दूसरा महायुद्ध में। चलिए, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त की थी? दास प्रथा जो है आपको सबसे पहले जो खत्म किए थे वो आपको अकबर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और वहाँ पर जो बनता है एक प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। दास प्रथा की जो शुरू खत्म हुई थी वो 1562 में हुई थी। कब हुई थी? 1562 में दास प्रथा की खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद एक और याद रखने वाली बात है कि तीर्थकर कौन है? तीर्थकर जो होते हैं इसको भी समाप्त किया गया था। तो कितने में? 1563 में, ये भी याद रखिएगा। और जजिया कर जो होता है जो कि लिया जाता था वो 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। कब? 1564 में, जो कि मुस्लिम से नहीं लिया जाता था और हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। तो अकबर के द्वारा ये भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन हम एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन सकता है। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किए थे 1336 ईस्वी में किए थे। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये कौन थे? ये दोनों के दोनों भाई थे। और यहाँ का सबसे महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय थे। कौन थे? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेवराय थे। ठीक है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो निकोलो कोंटी थे। ये भी आप याद रखिएगा। 35 का ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा ना। और ये कहाँ के थे? निकोलो कोंटी थे, इटली से थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट बताइएगा 36 का क्या राइट आंसर होगा। तो ये जो राइट आंसर क्या होगा? 1986। डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये जो है सभी के सभी एच कोल थे, शाहजहां बेगम थे, सुल्तान जहां बेगम, जो कि आपका राइट जो आंसर होगा ये तीनों के तीनों होगा। तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 38 नंबर में देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो वो कौन से थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 38 का जो राइट आंसर क्या होगा? डेमिगोस पेइस। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि तालीकोटा अथवा रक्षस्तारंगी का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो वो आपको कमेंट करिए, बता दीजिए। बहुत बढ़िया, ये हुआ था 1565 में हुआ था। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ये भी याद रखिए, जो तालीकोटा है वो कहाँ पर है? तो वह कर्नाटक में है। ठीक, 40 नंबर में देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो वो आपको बताना है। तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, कि दिल्ली में है। देखिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। राइट, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये है आपके अजमेर में। क्या है? ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन देख रहे हैं वो आपका जो है अजमेर में है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? निजामुद्दीन का जो है वो दिल्ली में है। राइट, याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे, मतलब करीबी थे? तो वो कौन से थे? बताइए फटाफट। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, जो कि आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 43 नंबर में देखते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है आपको बताना है 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है मेरे दोस्त रामानंद वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पर क्या करें? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है?
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, किसके यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो आपके हैं फ्रांसवा बेर्नियर के हैं। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि अल बरूनी और इब्न बतूता ये जो दो बुक लिखे थे, इन दोनों बुक मतलब कि अल बरूनी कौन सा बुक लिखे थे और इब्न बतूता कौन सा बुक लिखे थे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का शासक किसे माना जाता है या संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा, मुझे ही पता है, आपको पता होगा। तो ये कौन है मेरे दोस्त? बहुत अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो है आपके अल बरूनी का है, जो कि हम अभी जस्ट पूछे थे कि अल बरूनी कौन सा बुक लिखे थे, तो ये तहकीक ए हिंद ही लिखे हुए थे, ठीक है, आपको याद रखना है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है मेरे दोस्त मार्को पोलो कहा जाता है। किसे? मार्को पोलो कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर में कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थे? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम जो शासन पर बैठी और लास्ट में ख़त्म हुई और इसके बाद कोई नहीं बैठा, तो ये जो थी कौन थी मेरे दोस्त? राजिया सुल्तान थी। तो सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, ये बताइए। तो ये जो कौन थे, 49 नंबर का राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो भी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 50 नंबर देखिए, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो है इब्न बतूता का है। किसका है? इब्न बतूता का है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ के थे? मोरक्को के थे। ये कहाँ से आए हुए थे? चीन, इसे चीन होते होते आए हुए थे। अब आपका 50 खत्म हो गया। अगर आप सेट 3 देखना चाहते हैं तो जल्दी आ जाएगा, वो भी आपके लिए फास्ट में है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर सेट 3 लाइए और सेट 2 बहुत ही मज़ा था। और एक वेट, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो था लेकिन आपके लिए बेस्ट वीडियो था। अगर आपको आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर आपको ऑल PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो एक बार कॉल करके भी तो पूछ सकते हैं ना कि क्या क्या मिलेंगे सर और कितना फीस लगेंगे। तो एक बार आप जरूर कॉल करके मैसेज करके जरूर बात कर लीजिए, पूरा आपको डिटेल में जानकारी दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।